हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने अब अपना एक्ट कंप्लीट किया था, दैट वाज आरबीआई एक्ट 1934। सो अब हम जो अपना एक्ट स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इससे पहले जो आरबीआई एक्ट के मैंने क्वेश्चंस कहा था, उसकी वीडियो आई विल अपलोड ऑन संडे। सो अब इस पर हम मूव ऑन करते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, अब जैसे हमने आरबीआई एक्ट का तो पढ़ा था ना कि उसको तो स्टार्टिंग से ही रिकमेंड किया गया था बनाने के लिए, बट जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था ना, इसको रिप्लेस किया गया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 से। मतलब जो हमारा एक पहले एक्ट होता था 1973 में, दैट वाज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसी का नाम बदल के रख दिया गया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और इसमें कई चेंजेस लाए गए थे। देखो, एक्ट बना कब? 1999 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ था हमारी पूरी कंट्री के ऊपर? दैट वाज द डेट 1 जून 2000। बना कब? 1999 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ? 1 जून 2000 में। ठीक है। तो अब जो फेमा है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इसकी ओवरऑल अथॉरिटी किसके पास है? ये हमने आरबीआई एक्ट में भी पढ़ा था कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, इसकी ओवरऑल अथॉरिटी आरबीआई के पास है। इसी के साथ साथ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के पास है। अब आरबीआई का तो हमने देख लिया कि आरबीआई क्या है। अब ये डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है? ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको स्पेशली बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेमा। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंट्री के ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को बनाया गया था। अब हम पहले बेसिक इस चैप्टर के दो बेसिक सेक्शंस देख लेते हैं, सेक्शन 46 एंड सेक्शन 47। सेक्शन 46 में क्या कहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूल्स हैं, इसको बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और 47 में क्या कहा गया है? जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रेगुलेशंस हैं, इनको बनाने की अथॉरिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बेसिकली सेक्शन 46 में बात किया इन्होंने रूल्स के बारे में, एंड सेक्शन 47 में इन्होंने बात किया रेगुलेशंस के बारे में। दोनों की अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मूविंग ऑन, नया जो अगला टॉपिक है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा। अभी ये एक्ट तो बन बन गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया। क्यों बना था? कोई ऑब्जेक्टिव होगा इस एक्ट का। अब वो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा क्या है? पहला पॉइंट, फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज में क्या होगा कि हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, मतलब एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं। अब मान लो कि मैं किसी बाहरली कंट्री, मान लो फॉर एग्जांपल मैं कनाडा से कोई गुड्स मंगवा रही हूँ, तो मैं कनाडा के जिस कंपनी से या जिस पर्सन से गुड्स मंगवाऊंगी, मैं तो उसको कैनेडियन डॉलर्स ही दूंगी ना। तो फैसिलिटेट करना क्या? एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट। पेमेंट का यही सिस्टम कि मैं जिस कंट्री से गुड्स मंगवा रही हूँ, मैं तो उस कंट्री के ही करेंसी में डील करूँगी ना। तो इस चीज़ को फैसिलिटेट करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में फ़ॉरेन एक्सचेंज की ग्रोथ हो। सेकंड, प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब अब जो फॉरेन एक्सचेंज है, इसको डेवलप करना और इसकी मेंटेनेंस रखना प्रॉपर। क्योंकि अगर किसी चीज़ की डेवलपमेंट ही अच्छी नहीं होगी तो लोग उस चीज़ में जाएंगे ही नहीं। तो फेमा को क्यों बनाया गया था? ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज है, इसको और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। इसे इसमें मॉडर्न जो आजकल के ज़माने के तरीके होते हैं ट्रेड करने के, मतलब मॉडर्न बनाया जा सके और मेंटेन रखे पूरा। फॉरेन एक्सचेंज में जो करेंसी होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, हर चीज़ की प्रॉपर मेंटेनेंस होना, इसीलिए ये एक्ट को मेंटेन किया गया। नाउ मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा। अब स्कोप का मतलब होता है कि कितनी इसकी ग्रोथ है, और एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल है, कौन कौन सी जगहों पर ये एक्ट अप्लाई होता है। पहली बात, जो ये एक्ट है, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया में हम जम्मू एंड कश्मीर को भी काउंट करते हैं, एंड टू ऑल द ब्रांचेस, ऑफिसेज एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया। और जितने भी हमारे ब्रांचेस, ऑफिस या कोई भी एजेंसी जो इंडिया से बाहर है, एंड ऑल्सो टू द कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर हमने कोई भी अपना
टास्क है, कोई भी चीज़ का हमने एक तरह से एग्रीमेंट साइन किया हुआ है इंडिया के बाहर, तो वहाँ पे भी ये एक्ट अप्लाई होता है बाय एनी पर्सन टू होम दिस अप्लाइज। अगर मान लो किसी पर्सन ने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है किसी बाहर की कंपनी के साथ, तो वहाँ पर भी ये वाला एक्ट अप्लाई होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अरुण एक इंडिया का पर्सन है, उसने ना कोई यूके की एजेंसी या ब्रांच को ओन किया हुआ है, ख़रीदा हुआ है, या उसमें से कुछ भी उसका शेयर या कुछ पार्ट उसने अपने अंडर लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एक्ट वहाँ पर भी अप्लाई होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है कि फेमा। अब फेमा बन गया, हमारा एक्ट बन गया। इस एक्ट से हमें फ़ायदा क्या हो गया, मतलब क्या क्या फ़ायदा हुआ, हमें ये एक्ट बना, हमें उससे क्या बेनिफिट मिले। पहला पॉइंट है फ्री ट्रांजैक्शन ऑन करंट अकाउंट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जो हमारी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके ऊपर हमें कोई चार्ज नहीं लगता, प्लस विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिन्होंने इसके ऊपर अप्लाई किया करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस के ऊपर, कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी, कितनी अमाउंट तक, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उनको हमें फॉलो करना होगा। सेकेंड इज़ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। फेमा के अंडर हम कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं। थर्ड इज़ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, जब हमें कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है किसी पर्सन को, तो जो इम्पोर्टर है ना, जब उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज आता है उसके बाद वो अपनी पेमेंट को रिलीज़ कर देता है, रियलाइज़ कर देता है, पे कर देता है। ठीक है। फोर्थ इज़ डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथराइज पर्सन। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसमें हम डील करते हैं थ्रू ऑथराइज पर्सन। फिफ्थ इज़ एडजुडिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। मतलब कि अगर कोई किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसका एक्शन ऑफ प्रोसेस क्या होगा। जो अपील है वो हम किसके पास करते हैं, एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास करते हैं, या फिर स्पेशल डायरेक्टर के पास हम इसके रिगार्डिंग जाके अपील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फेमा के रिलेटेड, कोई फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड अगर कोई क्राइम हो गया, तो उसकी अपील हम किसके पास जाके करते हैं, एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास या फिर स्पेशल डायरेक्टर के पास। मूविंग ऑन, अब आता है फेमा का स्ट्रक्चर। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी, एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि फेमा से हमें क्या क्या बेनिफिट हुआ। एक तो करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो हमें फॉलो करनी होती है। सेकेंड इज़ कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन भी हम इनमें कर सकते हैं। फिर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट हो गया। फिर फॉरेन एक्सचेंज में हम डील कर सकते हैं थ्रू द ऑथोराइज पर्सन। और एडजुडिकेशन ऑफ ऑफेंसेस में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी अपील है वो हम किसके पास जाके करते हैं, एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास या फिर स्पेशल डायरेक्टर के पास। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर ऑफ फेमा। फेमा का स्ट्रक्चर कैसा है, फेमा एक्ट बना है उसमें क्या क्या है, क्या उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कितने एक्ट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, मतलब कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, इस चीज़ के बारे में। जो फेमा का एक्ट है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसमें हमारे टोटल 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स के अंदर टोटल 49 सेक्शंस हैं। जो चैप्टर 1 है उसमें हमें प्रीलिमिनरी मतलब बेसिक बताया है फेमा के बारे में। चैप्टर 2 में इन्होंने हमें फेमा के रेगुलेशंस और इसके मैनेजमेंट के बारे में बताया है। चैप्टर 3 में इन्होंने बात की ऑथोराइज पर्सन के बारे में, कि वो कौन है, क्यों अपॉइंट किया जाता है, सब ऑथोराइज पर्सन के बारे में। चैप्टर 4 में हमें इन्होंने पेनल्टीज़ और कॉन्ट्रावेंशंस के बारे में बताया है, कि अगर कोई क्राइम वगैरह करता है तो उस पर कितनी पेनल्टी होगी, कितना चार्ज होगा, उसके बारे में। फिफ्थ इज़ एडजुडिकेशन एंड अपील्स। अगर कोई क्राइम वगैरह होगी किया है तो उसके अगेंस्ट हम अपील कैसे करेंगे, किसको करेंगे। 6 डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का हमने पीछे भी सेम पढ़ा था। वो पर्सन जो मतलब एक तरह से एक एसोसिएशन को फॉर्म किया जाता है जो कि फेमा की इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है। 7th इज़ मिसलेनियस। मिसलेनियस में कुछ बेसिक सी एंडलेस बातें बताई जाती हैं जो थोड़ी होती हैं इम्पॉर्टेंट। अब इनमें इनके सेक्शन है। चैप्टर 1 में सेक्शन 1 और 2 आता है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। चैप्टर वैसे पेपर में पूछे नहीं जाते बट स्टिल चैप्टर 2 जो है इस एक्ट का, उसमें सेक्शन 3 से लेकर 9 तक की बात की गई है। चैप्टर 3 में इस एक्ट के सेक्शन 10 से लेकर 12 तक की बात की गई है। चैप्टर 4 में सेक्शन 13 से लेकर 15 तक की बात की है। चैप्टर 5 में सेक्शन 16 से लेकर 35 तक की बात की है। चैप्टर 6 में 36 टू 38 एंड मिसलेनियस वाला जो एक्ट है उसमें जितने बचे हुए चैप्टर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। अब यह हमने पढ़ लिया कि फेमा में कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस हैं। अब इसके रूल्स, जो फेमा के रूल्स हैं, हमने पढ़ा कि जो सेक्शन 46 है उसमें जो है ना वो रूल्स बनाने की पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये रूल्स बनाता कौन है, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको पावर दी गई है किसकी, रूल्स बनाने की। और रेगुलेशंस के बारे में हमने पढ़ा सेक्शन 47 में। रेगुलेशंस कौन बनाता है, आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी मास्टर डायरेक्शन कौन देता है, मतलब साल में एक बार ही कोई ना कोई डायरेक्शंस दी जाती है, बताया जाता है एक्ट में क्या क्या चेंज आना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में। विद इन ए ईयर अगर कोई चीज़ को ऐड करना है या कोई चीज़ को हमने रिमूव करना है एक्ट में, तो उसके बारे में आरबीआई एक मास्टर डायरेक्शन हर साल में एक बार इम्पोज करता है। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है ये कौन बनाता है, किसके द्वारा बनाई गई है, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फॉर्मेशन। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है किसने बनाई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर्मेशन, और मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसकी फॉर्मेशन का जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा बनाई गई है। अब जो फैमा के स्ट्रक्चर में जो फैमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके नोटिफिकेशन और सर्कुलर को कौन इशू करता है, वो भी आरबीआई ही इशू करता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। हमने पढ़ा फेमा का स्ट्रक्चर कि इसमें 7 चैप्टर्स है, 49 सेक्शंस है। इसके रूल्स बनाने की अथॉरिटी किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है अंडर सेक्शन 46। रेगुलेशंस बनाने की अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास है अंडर सेक्शन 47। मास्टर डायरेक्शन कौन इशू करता है, आरबीआई करता है, इशू करता है एवरी ईयर। फिर है जो एफडीआई पॉलिसी है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंफॉर्मेशन। टॉकिंग अबाउट द नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर, ये कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करती है। सो आज का जो लास्ट टॉपिक हम करेंगे वो हम पढ़ेंगे रूल्स अंडर फेमा। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है इसमें कुछ रूल्स हैं जो बेसिक रूल्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब इनमें से पेपर पूछा नहीं जाएगा बट हमें ये पता होना चाहिए बिकॉज केस स्टडी के थ्रू पूछा जा सकता है। जो पहला रूल है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इनकैशमेंट ऑफ ड्राफ्ट, चेक, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स 2000। जो फेमा एक्ट है इसके जितने भी रूल्स हैं वो ईयर 2000 के हैं। सेकेंड इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, कौन सा रूल है ये, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट को चेक करना, रूल्स 2000। थर्ड इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में जो भी लगते हैं वो ये वाला रूल लगता है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ है तो उसमें ये वाला रूल अप्लाई होता है, दैट इज़ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल 2000। फोर्थ इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग एंड अपील, मान लो अगर किसी ने कोई केस वगैरह फाइल किया, कोई क्राइम वगैरह हो गया, उसमें ये वाला रूल अप्लाई होता है। फिर फिफ्थ इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स में ये वाला, जो अगर कोई भी कोई प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, कोई कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, उसमें ये वाला रूल लगता है, दैट्स कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग रूल 2000। लास्ट रूल इज़ द एपिलेट ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज, किसके रिलेटेड है, सैलरी अलाउंसेज या रिक्रूटमेंट वगैरह से अगर कोई भी है तो वहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई होता है, दैट इज़ एपिलेट ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज रूल्स 2000। सो आई होप आपको ये वाला आज हमने जितना टॉपिक किया रूल्स तक ये पूरा प्रॉपरली क्लियर होगा। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और जो आरबीआई एक्ट के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डालनी है वो मैं थोड़े दिनों में अभी डाल दूँगी। और इसके भी आप नोट्स वैसे तो साथ साथ में बनाते रहना शॉर्ट, ताकि आपका खुद भी प्रैक्टिस हो जाए। प्लस इसके भी जो नोट्स हैं वो भी मैं जब इस एक्ट की लास्ट वीडियो डालूँगी उसके अंदर मैं इसका लिंक अपलोड कर दूँगी। और जो आरबीआई एक्ट है उसकी जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में, जो 4th वीडियो है पार्ट 4 उसके कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे देख सकते हो। तब तक के लिए रिवाइज़ करते रहो। टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।